गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखेंगे। लास्ट टाइम जो हमने देखा था हम वाटर के विषय में बात करते थे और कुछ क्वेश्चन यहाँ से छूटे थे, उन्हें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो इसी में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट टाइम जो हमारी बात हो गई थी वो हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो कंपोनेंट थे उनके विषय में हमने बात की थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड कौन कौन से हैं। उनमें अमोनिया हमने पढ़ लिया था। अमोनिया के अलावा मैंने आपको फॉस्फीन और फॉस्जीन बताया था। PS3 मैंने बोला था कि फॉस्फीन है और COCl2 जो है फॉस्जीन है। भले ही इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है लेकिन इनका क्या रोल था, क्लोरोफॉर्म में इनका क्या रोल था, ये सारी जानकारी आ गई थी। इसी से आगे हम देखते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया जिसका निर्माण में कौन है, अमोनिया सहायक थे यूरिया। यूरिया जो है, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये यूरिया का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या यूरिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड तब होगा जब हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से। तो इसमें हाइड्रोजन भी दिख रहा है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ भी दिख रहा है हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो पहली बात तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर ये बात की जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यूरिया में तो ये बात सही हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है यूरिया में। दूसरी बात यहाँ से जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है अधिकतर, वो ये आता है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में संश्लेषित किया गया, यानी कि प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? तो इसका आंसर जो होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, लेबोरेटरी में संश्लेषित होने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था यूरिया था। वोलर नाम के साइंटिस्ट थे, वोलर, जिन्होंने इसको संश्लेषित किया था। ठीक है, तो पहला संश्लेषित होने वाला केमिकल जो कंपाउंड है वो कौन सा है, यूरिया है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। और इसमें भी हमें दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मैंने बताया था किस किसके साथ होगा, फोन मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक हो गया, ये जानकारी तो हो गई यूरिया के विषय में। अगला हम इसमें जो बात हमने की थी वो था C2H5OH। C2H5OH था। C2H5OH को हम क्या कहेंगे, एथेनॉल। क्या कहेंगे, एथेनॉल। एथेनॉल, C2H5OH यानी कि एथेनॉल। एथेनॉल जो है, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? तो बिल्कुल इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा ये एथेनॉल। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है, ये बात सही हो जाएगी। दूसरी बात, इसी एथेनॉल को क्या कहते हैं हम, जो ड्रिंकिंग वाइन होती है, ड्रिंकिंग शराब जो होती है, पीने वाली शराब, वो एथेनॉल ही होती है। भले इसमें मैथिल अल्कोहल भी होता है लेकिन एथेनॉल को ही ड्रिंकिंग जो शराब होती है उस नाम से, या फिर जो स्प्रिट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्प्रिट नाम से भी इसको जाना जाता है। और एथेनॉल भी कैसा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाला क्या है, कंपाउंड है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेनी है, CH3OH। CH3OH जो है ये क्या है, तो CH3OH जो है ये क्या है, इसको बोलेंगे क्या, मीथेनॉल। मिथेनॉल, CH3OH को क्या कहेंगे, मेथेनॉल कहेंगे। ठीक हो गया। मेथेनॉल जो है इसको कहा जाता है कच्ची शराब। कच्ची शराब के नाम से मेथेनॉल को जाना जाता है। और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अगर कच्ची शराब में ये हो जाए तो ये क्या हो जाती है, जहरीली हो जाती है, इसलिए इसको टॉक्सिक अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, टॉक्सिक अल्कोहल। टॉक्सिक अल्कोहल नाम से भी इसको जाना जाता है, किसे, मेथेनॉल को। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसका अत्यधिक अगर कोई सेवन कर ले जो कच्ची शराब हो और जिसमें मेथेनॉल की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो आँखों की रोड सेल्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। और रोड सेल अगर काम करना बंद कर दे तो आँखों में रोड सेल का काम होता है हमें प्रकाश दिखाना, तो व्यक्ति जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। इस टाइप के तुरंत इसके दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। जो टॉक्सिक अल्कोहल अगर कोई ले ले तो इसके दुष्प्रभाव दिखाई देंगे कि वो तुरंत क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। उसकी रोड सेल आंखों की काम करनी बंद कर देंगी और अंधापन उसे दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक हो गया।
एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो मैंने जैसे बताया आपको, एथेनॉल को कहते हैं स्प्रिट। एथेनॉल को क्या कहते हैं? स्प्रिट। और मेथनॉल जो है इसको कहते हैं वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट। जैसे लकड़ी को जलते हुए आपने देखा होगा, तो लकड़ी जलने पे जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं उनमें कुछ जलते हुए क्या होते हैं, बुलबुले टाइप के उठते हैं। तो किसके कारण उठते हैं? वुड स्प्रिट के कारण, यानी मेथनॉल के कारण। तो जो लकड़ियों में स्प्रिट लगाया जाता है वो कौन सा है? मेथनॉल हो गया। तो स्प्रिट जो है वो एथेनॉल, और वुड स्प्रिट आएगा तो कौन सा? मेथनॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं ये तो आप आसानी से पहचान लोगे कौन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला है कौन नहीं है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि कैसे पहचाना जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें और हो गई, यूरिया हो गया, एथेनॉल हो गया और मेथनॉल हो गया। अच्छा, इसके आगे और हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। इसके बाद हम बात करते हैं एक और कंपाउंड हमने जो लिखा था वो हमने इस टाइप से लिखा था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस टाइप का एक कंपाउंड मैंने एग्जांपल में आपको लिखा था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम कैसे हम बता सकते हैं? ये जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O जो आपको ये दिख रहा है, ये कौन सा जो है ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, इसी को कहा जाता है कीटोन। क्या कहा जाता है? कीटोन। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अभी कंपाउंड की बात नहीं कर रहा। ये C डबल बॉन्ड O को क्या कहते हैं? कीटोन के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा कंपाउंड जो है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसको कहा जाता है एसीटोन। इसे क्या कहते हैं? एसीटोन। ये क्या है? एसीटोन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसीटोन है। इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा है और इसका नाम है एसीटोन। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होगा। ये बात मैंने आपको बता दी थी, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें उपस्थित है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कंपाउंड ये भी हो गया। अच्छा, एसीटोन जो है, एसीटोन का यूज कहाँ होता है? ठीक है, एसीटोन के क्या यूज होते हैं? पहली बात तो एसीटोन का यूज किया जाता है नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट रिमूवर के रूप में। ठीक है, जो नेल पेंट रिमूवर होते हैं, यानी नाखून पॉलिश जो हम लगाते हैं उसको हटाने के लिए जो रिमूवर आता है उसमें डाला जाता है क्या? एसीटोन। तो उस रूप में इसका यूज होता है। इसके अलावा थिनर के रूप में इसका यूज होता है। थिनर, थिनर आपने देखा होगा कि जब आप घरों में पेंट कराते हो तो पेंट को जब डालते हैं तो काफ़ी क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। तो उसमें थिनर मिलाया जाता है उसे पतला करने के लिए। जो पेंट होता है वो क्या होता है? काफ़ी गाढ़ा होता है। तो पेंट को पतला करने के लिए क्या किया जाता है? उसमें पेंट को पतला करने के लिए जो थिनर का यूज किया जाता है, तो वो भी बना होता है किसका? एसीटोन का। एक यूज इसका यहाँ भी है। और एक अलग यूज जो होता है इसका, तो अभी नशा वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है किसका? एसीटोन का। नशे वगैरह के रूप में भी इसका क्या होता है? यूज होता है, लेकिन वो कोई यूज नहीं हुआ, वो एक तरीके से हम मिस यूज उसे कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जानकारी जो हो गई इससे जुड़ी हुई हो गई। तो ये तो हुआ एसीटोन के बारे में। ठीक है, C डबल O लगा हो जहाँ पे वो कौन सा ग्रुप है? कीटोन। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। और ये एसीटोन हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिल्कुल है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले आपको पहचानने हैं। और उन कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जल से इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड आया था, तो वहीं से आगे हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और कंपाउंड अगर हम देखें तो इस टाइप से होता है, CH3O CH3। ठीक है, CH3O CH3। अब इसे क्या कहेंगे हम? CH3O CH3 को इसे कहते हैं ईथर। ठीक है, इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? ईथर नाम से जाना जाता है, CH3O CH3 को। ठीक है, इसका काम ईथर का कहाँ कहाँ होता है? ईथर का तो एक काम जो होता है, एक यूज होता है परफ्यूम बनाने में। परफ्यूम बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी जो इत्र होता है उसको बनाने में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जब क्या होता है कि व्यक्ति का क्या होता है, कोई ऑपरेशन होता है या उसे टांके लगाए जाते हैं। ठीक है, कोई दुर्घटना हो जाए और व्यक्ति को क्या हो? टांकों की आवश्यकता हो, तो फिर उससे पहले आपको पता है कि उसे सुन्न किया जाता है। उसके लिए उसे क्या किया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है टांकों से पहले।
जिसको हम क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया कहते हैं। ठीक है, तो एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो है उसमें यूज किया जाता है ईथर का, टाँके लगाने से पहले। ठीक है, टाँके वगैरह जो भी लगाते हैं हम, तो उसमें जो एनेस्थीसिया इंजेक्शन है उसमें यूज किसका होता है, इसी ईथर का यूज किया जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हो एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया इंजेक्शन। एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो देते हैं हम टाँके वगैरह लगाने में, उसका यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं उसमें, हम ईथर का यूज करते हैं। ठीक हो गया। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, मैंने पहले भी आपको बताई थी, N2O क्या ये, नाइट्रस डाइऑक्साइड। नाइट्रस डाइऑक्साइड से हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। N2O को कहते हैं डेंटिस्ट एनेस्थीसिया। अगर आपका दांत सड़ा हो और आपको उस दांत को क्या करना हो, निकालना हो, तो फिर डेंटिस्ट जो होगा आपको जो एनेस्थीसिया यानी कि उस दांत को सुन्न करने के लिए जो एनेस्थीसिया के रूप में इंजेक्शन देगा, वो किसका देगा, N2O का देगा। जबकि जो टाँके वगैरह लगने हैं और बड़े ऑपरेशन जो होने हैं उनमें जो एनेस्थीसिया का यूज हो रहा है उसमें क्या है, ईथर। तो कभी वो ये पूछ लेता है कि डेंटिस्ट एनेस्थीसिया जो है या फिर आपके दांत को सुन्न करने में जो किसका यूज किया जाता है, तब तो आपको टिक करना है नाइट्रस डाइऑक्साइड। लेकिन अगर वो साधारणतः पूछेगा कि एनेस्थीसिया इंजेक्शन में किसका यूज होता है, तो तब आपको टिक करना है कौन सा, ईथर। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये केवल डेंटिस्ट ही यूज करता है कौन सा, नाइट्रस डाइऑक्साइड को। ये CH3O CH3 ईथर जो है वो जनरली यूज किया जाएगा किसमें, एनेस्थीसिया इंजेक्शन के रूप में। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, इसमें याद रखनी है। अच्छा, इससे आगे एक चीज़ एक और हम बढ़ते हैं आगे, वाटर से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन, क्योंकि वाटर के बारे में ही हम कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। वाटर से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आता है वो बहुत सिंपल सा है और एवरीडे साइंस वाला जो होता है 9th-10th में उसमें रहता है। जैसे कि आपको पता है कि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है। ठीक हो गया, यानी कि ओशियन वाटर क्या होता है, अल्कलाइन होता है। अब ये अल्कलाइन जो होता है ये किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है, अल्कलाइन किसके कारण होता है, यानी समुद्र का पानी खारा किसके कारण होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन बिहार PCS में भी पूछा गया। अभी आपको कॉमन सा लग रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन इस टाइप से थे, NaCl, Na, दूसरा जो है वो ऑप्शन है Cl, और चौथा जो है वो है Mg। क्वेश्चन क्या है, समुद्र का जल जो है खारा क्यों होता है। खारा होता है ये बात तो सही है, क्योंकि समुद्र के जल का जो pH वैल्यू होती है वो लगभग क्या होती है, 8 होती है। 8 होती है तो क्षारीय होता होगा, सीधी सी बात हो गई। जबकि मैंने स्वच्छ जल का बताया था pH क्या होता है, 7 होता है। ठीक हो गया, इस टाइप से हम मान के चलते हैं। अब पानी को हम खारा, जैसे पानी को हम बांटे अगर, तो एक मृदु जल होता है, एक कठोर जल होता है। जो साबुन और डिटर्जेंट के साथ आसानी से झाग दे दे वो कौन सा होता है, मृदु जल होता है। जो आसानी से झाग ना दे उसी को कठोर जल या खारा जल कहते हैं, जो पीने युक्त नहीं होता है। ठीक है, और ओशियन वाटर जो होता है, हमारे पृथ्वी में ज़्यादातर जो वाटर है वो कैसा है, खारा जल ज़्यादा है। और वही बात यहाँ पे आ रही कि समुद्र का जल जो खारा होता है, इनमें से किस वजह, कौन सा कारण है इनमें से जिसकी वजह से वो खारा होता है। तो आप NaCl टिक करोगे, Na टिक करोगे, Cl टिक करोगे, या फिर मैग्नीशियम टिक करोगे। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या होना चाहिए, NaCl होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए, क्लोरीन, या फिर मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, NaCl होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर जो है NaCl नहीं आया, BRPCS में ये आया था और इसका आंसर जो आया वो Na आया। ठीक है, Na आया इसका आंसर। और किस वजह से आया, Na सोडियम जो है, इसे कभी कभी नेट्रियम लिखा हो सकता है, क्योंकि सोडियम जो है, नेट्रियम क्यों कहते हैं, इसे लैटिन भाषा का शब्द है नेट्रियम। Na का मतलब नेट्रियम ही होता है लैटिन भाषा में, सोडियम की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि कैसे इसका आंसर जो है केवल Na होगा, NaCl क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जानकारी, जैसे कि ये मानाबाद समुद्र का जल है, समुद्र का जल वाला इलाका है और इस पूरे इलाके में क्या है, समुद्र का जल भरा हुआ है। ठीक है,
तो ये पूरा समुद्र का जल है। अब ये बात सही है कि समुद्र के जल में किसकी उपस्थिति होती है, NaCl की। किसकी उपस्थिति होती है, NaCl की उपस्थिति होती है समुद्र के जल में। अब समुद्र के जल में NaCl होता है और साथ में क्या होता है, समुद्र में 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, यानी 2 सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। ठीक है, 2 सूक्ष्म जीव रहते हैं, एक का नाम है मेडूसा। ठीक हो गया, एक सूक्ष्म जीव होता है मेडूसा और दूसरा होता है पॉलिप। एक हो गया कौन सा, मेडूसा, और दूसरा कौन सा हो गया, पॉलिप। और ये दोनों जो रहते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है ये मैं पहले बता चुका हूँ, यूट्यूब पे भी इसका वीडियो जो होगा वो डला हुआ होगा। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों जो पार्टनर होते हैं दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो ऐसा ही मेडूसा और पॉलिप जो होते हैं ये रहते हैं, सूक्ष्म जीव है और सागर में ये, जल में ये उपस्थित होते हैं। ठीक हो गया, इनमें से जो ये पॉलिप होता है, इनमें से जो कौन है, ये पॉलिप है। ये पॉलिप क्या करता है, ये Cl जो है क्लोरीन, इसे खा जाता है। ठीक है, क्लोरीन जो है इसको खा जाता है कौन, पॉलिप। इसलिए क्लोरीन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में बच जाता है किसमें, समुद्र के जल में। मेन जो बचता है वो क्या बचता है, सोडियम बचता है। इसलिए जो खारापन होता है उसका जो मेन कारण होता है वो कौन होता है, सोडियम होता है, ना कि NaCl, क्योंकि उसमें से जो क्लोरीन है वो पॉलिप जो है वो ज़्यादातर उसे खा लेता है। ठीक हो गया, ये वाली जानकारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया था उसने ये दिया था, सोडियम आप चेक कर सकते हो, यानी कि नाइट्रियम भी इसे बोलेंगे हम लैटिन भाषा में, इस वजह से दिया था। NaCl प्रेजेंट होता है, वो बात सही है समुद्र के जल में। अच्छा, ये एक तो इस क्वेश्चन की बात हुई। एक और क्वेश्चन ये फिजिक्स का, कि वर्षा की बूंद का आकार जो है वो गोल होता है, किसकी वजह से, तो वो आपको पता है उसका कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल आकार ले लेती है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये मेनली फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ यहीं पे, जो हल्का बायोलॉजी को टच करता है लेकिन क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो। ठीक है, बायोलॉजी में अलग ढंग से हम उसे देखते हैं, केमिस्ट्री में अलग ढंग से। जैसे कि ये हम प्लांट में देखें, ये इसका पार्ट हो गया रूट वाला पार्ट, जड़ वाला, और ये कोई प्लांट है और इस ढंग से इसमें क्या है, लीव्स हैं। माना बात, इस टाइप से इसमें क्या है, लीव्स हैं, और ये कोई प्लांट है और ये इसकी लीव्स है। ठीक हो गया। अब जैसे कि हमें पता है जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल से, मिट्टी से क्या करती हैं, वाटर और जितने भी मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम हो, कोई भी मिनरल हो जो ज़रूरी है, उसको ग्रहण करते हैं। रूट क्या करती है, जितने भी सॉइल में क्या होते हैं, वाटर और मिनरल्स होता है, इन्हें ग्रहण करता है। ये बात हमें पता है। ये भी हमें पता है कि लीफ जो होती हैं ये क्या करती हैं, फूड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं। और फूड किस प्रोसेस से बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करती है, फूड। फूड किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में, यानी कि C6। और कैसे होती है ये पूरी प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है, किस किस का यूज होता है, एक तो CO2 गैस जो कहाँ से ली जाती है, वातावरण से, प्लस H2O जो गया वो रूट से गया है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी और क्लोरोफिल होगा। बनता क्या है, C6H12O6। अब ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, ठीक है, प्लस O2 गैस निकल जाती है। इस टाइप की रिएक्शन होती है, यानी भोजन जो बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, जल का यूज होता है, जल यहाँ से गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो इसका फूड का निर्माण हो रहा है वो पत्तियों में हो रहा है। ठीक हो गया, पत्तियों में इसके फूड का निर्माण हो रहा है। किस प्रक्रिया से हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस से हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस में किसकी जरूरत पड़ रही है, वाटर की पड़ रही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से उसने CO2 ले ली, लेकिन वाटर की जरूरत पड़ रही है। वाटर कहाँ से जा रही है, रूट से जा रही है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि वो किस प्रोसेस से रूट से वाटर लीव्स तक पहुंचा। कौन सी प्रोसेस थी, जिस प्रोसेस से वाटर जो है कहाँ से,
रूट से पहुंचा कहां तक, लीव्स तक। तब लीव्स ने इसका यूज किया किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब बायो की बात करें तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि जाइलम का काम होता है जल को पहुंचाना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा, किसने ले गया, ये नहीं। अगर ये बोले किसने ले गया, किसकी सहायता से जल ऊपर जाता है, तो ठीक है, जाइलम की सहायता से जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कौन सी प्रोसेस से जाता है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस इसमें यूज होती है, तो उसके विषय में बताना है। ये फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक हो गया। बायोलॉजी में भी पूछा जाता है, तो कौन सी प्रोसेस से जाता होगा, ये आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा। यानी कि रूट से लिप्स तक जो वाटर गया वो किस प्रोसेस के थ्रू गया, ठीक है। अब इस प्रोसेस को अगर बताना है तो इस प्रोसेस का क्या नाम होगा, ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रासरण। ऑस्मोसिस या प्रासरण के द्वारा, ठीक है, ऑस्मोसिस या प्रासरण के द्वारा। ऑस्मोसिस क्या होता है, कभी ऑस्मोसिस की परिभाषा भी पूछ सकता है, ये बायो में भी क्वेश्चन काम आएगा आपका और केमिस्ट्री में भी काम आएगा ऑस्मोसिस। देखिए माना बात, ये कोई मैंने बीकर लिया या पौधे का पार्ट भी हो सकता है कुछ भी, और इसके बीच में जो है ये एसपीएम है। एसपीएम का मतलब क्या है, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, ये एसपीएम है। अब इसका नया नाम जो होगा वो ऐसा सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी लिखा रहता है, यानी चयनित अर्ध पारगम्य झिल्ली भी इसे बुकों में लिखा होता है। तो ये जो है ये है चयनित अर्ध पारगम्य झिल्ली, ऐसी एक मेम्ब्रेन जो है बीच में, ठीक हो गया। इसके इधर जो है इस ढंग से हमने क्या है, वाटर रखा है, और इस साइड में हमारा क्या है, इस ढंग से हमने वाटर रखा है। लेकिन इस राइट साइड पे हमने क्या किया कि वाटर में जो है नमक डाल दिया, NaCl, नमक इसमें डाल दिया हमने। और नमक डालने से होगा क्या, जैसे आप इसमें नमक डालोगे तो इसका लेवल थोड़ा कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जैसे आप देखते ही होंगे कि गिलास में अब थोड़ा आपने नमक भी डाल दिया तो वाटर का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब पानी है उसमें आप कुछ और चीज़ भी अगर तली में डाल रहे हो तो फिर वो क्या होगा, लेवल तो बढ़ेगा ही अगर आप वहाँ पे बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी। कंसंट्रेशन इस साइड का क्या हो जाएगा, हाई हो गया, कंसंट्रेशन हाई हो गया। इस साइड का क्या है, कंसंट्रेशन कैसा है, लो, उसके मुकाबले। कंसंट्रेशन क्या है, इस साइड लो है, ठीक हो गया। अब क्या होगा इसमें कि जो जल है वो क्या करेगा, अगर लोअर कंसंट्रेशन से ये चलना शुरू कर दे हायर कंसंट्रेशन की ओर, किसको पार करते हुए, इस मेम्ब्रेन को पार करते हुए, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर अगर जो है जल जो है इधर से अब पार होके इस साइड बढ़ना शुरू कर देगा, हायर कंसंट्रेशन की ओर, तो इसी को हम कहते हैं क्या, ऑस्मोसिस। यही ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण कहलाता है। जैसे कि किशमिश जो है ये इसका उदाहरण होता है। जैसे अंगूर को डालते हैं हम और नमक का विलयन डालते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो बाहर वाला अंदर वाला रस होगा वो बाहर की ओर हो जाएगा और किशमिश का निर्माण हो जाता है। तो वो भी किशमिश जो बनता है वो ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस से बनता है। तो ये ऑस्मोसिस हो गया, ठीक हो गया, ये प्रासरण हो गया। यानी प्रासरण में हमेशा क्या होता है, एक तो लिक्विड से संबंधित है ये, ठीक हो गया। दूसरी बात क्या होगा कि इसमें हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से जो लिक्विड होगा मेम्ब्रेन को पार करके किसकी तरफ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो इसको ही क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस कहते हैं। और वही प्रोसेस जो होती है इसमें भी होती है। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होता है, ऊपर जो होगा हायर कंसंट्रेशन होगा और फिर लोअर से वो हायर की ओर ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा और जल कहाँ तक पहुँच जाएगा, जड़ से लेके
पत्तियों तक पहुंच जाएगा। तो वो हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे जब हम जाइलम फ्लोएम के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये तो जानकारी इससे जुड़ी हुई हो गई। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इससे जुड़ा हुआ हो गया और यहाँ से ये ऑस्मोसिस वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से आपको ऑस्मोसिस भी याद रहेगा, चाहे बायोलॉजी में आ जाए चाहे केमिस्ट्री में वो क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी जाइलम वगैरह जब मैं पढ़ाऊँगा तो इससे भी डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि आप जब केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो आपको एक रोटन एग स्मेल आती है। रोटन एग स्मेल का मतलब हो गया कि सड़े हुए अंडे जैसी बदबू, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू जो आती है वो किसकी वजह से लैब में आती है। ठीक है, केमिस्ट्री लैब वगैरह में जो आती है इस टाइप की बदबू किसकी वजह से आती है, किसकी वजह से आती है। तो ये आपको याद रखना है कि रोटन एग स्मेल जो लैब में देखी जाती है किसकी वजह से है, H2S की वजह से, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S मैंने बताया था आपको जब मैंने आपको बताया था ब्लैक सॉल्ट, और ब्लैक सॉल्ट में भी मैंने बताया था कि जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होती है। ठीक हो गया। एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी है, जब हम ज्योग्राफी में वॉल्केनो पढ़ते हैं यानी ज्वालामुखी पढ़ते हैं, तो ज्वालामुखी में भी क्या होता है, कुछ गैसें भी निकलती हैं, जलवाष्प भी निकलता है। अगर ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में आप जाओगे जहाँ ज्वालामुखी जो है सक्रिय हो, एक्टिव हो, तो उस क्षेत्र में भी अलग सी स्मेल आती है। ठीक है, गंदी सी स्मेल जो होगी उस क्षेत्र में आएगी, और वो जो आएगी उसका कारण भी जो होता है ज्वालामुखी वो H2S ही होता है। तो ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे भी आपको याद रखना है कि ज्वालामुखी विस्फोट में जो क्या आती है, स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है, H2S की वजह से ही आती है। ठीक हो गया। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोजन जो होगा इसकी 2 नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा। हाइड्रोजन जब जुड़ा होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो तब निर्माण होता है H2O का, और ये जो होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है सल्फर से, भले ये भी 2 नेगेटिव होता है, लेकिन जब ये इससे जुड़ा होगा तो तब हमेशा जो बनेगा कंपाउंड H2S, ये हमेशा किस अवस्था में होगा, गैसेस स्टेज में होगा। जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनेगा हाइड्रोजन का कंपाउंड तो लिक्विड में बनता है जैसे H2O, जबकि जब सल्फर के साथ बनता है तो गैसेस स्टेज में बनता है जैसे कि H2S। यानी H2S किस स्टेज में होता होगा, गैसेस स्टेज में होता होगा। ठीक हो गया। इस टाइप की जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इससे जुड़ी हुई ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसी में। देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसमें। देखिए आइसक्रीम जो होती है, आइसक्रीम को जब हम देखते हैं तो आइसक्रीम का ठेला आपने देखा होगा, इस टाइप से आइसक्रीम की जो ठेला होता है उसमें इस टाइप से आइसक्रीम रखी होती है, और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें बर्फ़ के साथ साथ क्या होती है, नमक भी मिली होती है। कभी आपने ठेले वाली आइसक्रीम खाई हो तो उसमें आपको क्या होगा, नमक का टेस्ट भी आता है ऊपर से, क्योंकि उसने क्या होता है, उसमें नमक भी डाला होता है। तो फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वैसे बहुत जनरल क्वेश्चन है कि उसमें नमक क्यों मिलाया जाता है आइसक्रीम में। तो आपको पता है कि नमक जो इसमें मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है टू प्रिवेंट, किसके लिए मिलाया जाता है, टू प्रिवेंट आइस टू मेल्ट, यानी गले ना हो। ये आपको पता है क्यों नमक क्यों डाल रहा है, कि बर्फ क्या ना हो, गले ना, इसलिए उसमें क्या डाला जाता है, नमक। लेकिन ये किस प्रकार से काम करेगा, फिर नमक जो होगा वो क्यों इसको गलने नहीं देगा। ठीक है, यानी नमक का क्या यूज हो रहा है, देखिए इसमें जैसे कि इसने क्या किया है कि इसमें ये इसने आइसक्रीम रखी जो आइस के फॉर्म में है, और साथ में इसमें NaCl डाला हुआ है। ठीक है, और ये चैम्बर क्या है, क्लोज्ड है। ये कैसा चैम्बर होता है, बंद होता है, खुला नहीं होता, बल्कि आपने देखा ही होगा कि वो क्या होता है, बंद चैम्बर होता है। अब ये बंद चैम्बर है, ठीक हो गया।
अब आइस जो होती है, जब आइस आइसक्रीम के रूप में होती है तो लगभग ये माना जाता है कि -2 सेल्सियस टेम्परेचर में इसे रखा जाता है। 0 से भी नीचे उसे क्या किया जाता है, जमाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि NaCl हमने क्या किया, आइस में डाला और जब आइसक्रीम के रूप में तो -2 इसका टेम्परेचर है, ठीक हो गया। और जो ये NaCl है, ये जो होता है NaCl, ये क्या करता है, आयंस के रूप में टूटता है, यानी Na+ और Cl-। लेकिन आयंस के रूप में टूटने के लिए इससे क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। और ये जो मैंने बताया ये चैम्बर क्या है, क्लोज है, तो ये बाहर से एनर्जी नहीं ले सकता। तो जो ये एनर्जी लेगा वो किससे लेगा, आइस से लेगा। जो ये आइस है इससे वो एनर्जी लेगा ताकि वो क्या करे, Na+ और Cl में टूटे। जब जब ये इससे एनर्जी लेता रहेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो होगा और नीचे नीचे जाता रहेगा इस तरीके से। इस प्रकार से क्या होता है कि जब उसमें नमक डाला हुआ है तो इसलिए क्या होती है, आइसक्रीम पिघलती नहीं है, क्योंकि वो लगातार क्या होगा, NaCl उससे एनर्जी लेता रहेगा Na+ और Cl- में टूटने के लिए। और जैसे जैसे जितनी जितनी वो एनर्जी लेगा इसका टेम्परेचर क्या होगा, और नीचे नीचे जाता रहेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो आइसक्रीम क्या करती है, मेल्ट नहीं होती है, यानी गलती नहीं है, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए एक दो चीज़ आपको और पता रखनी है नाम से ही। जो आइस है प्लस NaCl है, नमक और आइस के रूप में है जब पानी, ठीक है, आइस के रूप में, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है इसको बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, हिमांक मिश्रण, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रीजिंग मिक्सचर किसे कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे हिमांक मिश्रण किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना, आइस प्लस NaCl को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर यानी हिमांक मिश्रण कहते हैं। लेकिन अगर जो है वाटर प्लस NaCl हो, सिंपल वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आइस ना हो, क्या हो, वाटर हो, और प्लस क्या हो, उसमें NaCl हो, तो इसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसे नाम दिया जाता है केमिस्ट्री की भाषा में ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक हो गया। इसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और आइस प्लस NaCl को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर प्लस NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा आपको याद रखना है कि जब ये आपको पता है कि पानी में हम क्या करते हैं, सोडियम को डालते हैं, ये आपने प्रैक्टिकल भी देखा होगा, सोडियम को डालते हैं पानी में। अगर हम सोडियम को डालें तो उसमें क्या होती है, आग लग जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इसको बुझाने में फिर किसका यूज होगा, क्योंकि सोडियम को जब हम डालेंगे किसमें, पानी में, तो उसमें आग लग जाती है। तो इस प्रकार की आग किससे बुझाई जाएगी फिर, ठीक हो गया। इस प्रकार की आग किससे बुझाई जाएगी, इसकी अगर हम बात करें, देखिए आप H2O है, H2O, इसमें दो चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है H2O में। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो होती है H2 गैस, अगर गैस के रूप में H2 गैस को देखें तो H2 गैस जो होती है इसको बेस्ट फ्यूल माना जाता है, यानी ये जलती है, बेस्ट फ्यूल। और भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है किसे, हाइड्रोजन गैस को। फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है किसे, हाइड्रोजन को। ये जलती है। और ऑक्सीजन जो है ये जलाती है, ये जलाने में सहायक है ऑक्सीजन, जबकि हाइड्रोजन गैस खुद ही जलती है, इसलिए भविष्य का ईंधन भी इसे कहा जाता है, बेस्ट फ्यूल ये होता है, ठीक हो गया। साथ में हमने ये जानकारी भी पढ़ी थी कि सोडियम और पोटेशियम जो है ये मोर रिएक्टिव तत्व होते हैं, अधिक क्रियाशील क्या होते हैं, तत्व होते हैं। हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स ये होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होने के कारण क्या होता है कि जब सोडियम जो है वाटर से क्रिया करता है, अगर इसमें हम डालें तो ये इससे क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, वाटर से क्या कर जाता है, रिएक्ट, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। और इसमें क्या होता है कि जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी जो रिलीज करेगा उसी के कारण क्या हो जाती है, आग लग जाती है। जैसे आप सोडियम को डालोगे तो क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और उससे क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, और उसी एनर्जी से क्या होगी, आग लग जाएगी। और इस आग को बुझाने के लिए फिर किसका यूज होता है, ये आग की लपटें दबाने के लिए यूज किया जाता है केरोसिन का। इसीलिए एक क्वेश्चन वो भी आता है कि जो
सोडियम इसे किस में स्टोर किया जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, केरोसिन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, केरोसिन क्या होता है, इन लपटों को बुझाने में, इन लपटों को दबाने में अंदर जो होता है वो सहायक होता है, कौन, केरोसिन। ठीक हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी कि इस टाइप की जो अगर सोडियम से अगर जल में आग लगी हो तो ये केरोसिन से ही इसको क्या किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। ठीक हो गया। तो इतने क्वेश्चन हो गए, कुछ और क्वेश्चन अभी बचे हैं उन्हें हम करेंगे, और अब जितना भी बचा हुआ है सिलेबस केमिस्ट्री का तेजी से उसे निपटाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसके आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।